नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह की 11 बजे वाली हमारी क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 11 बजे हमारी जीके जीएस की रेगुलर क्लास होती है और शाम को 8 बजे मैथ की क्लास होती थी। वो कभी कभी होती है, इसका कारण मैं बताना चाहूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थी कॉमेंट कर रहे थे, सर मैथ की क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लगभग आर्मी लेवल में जितना टॉपिक आता है और जितना सिलेबस है उतना मैंने यूट्यूब से डायरेक्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अब जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है, इससे मान लो कि जैसे कोई भी टॉपिक आपको आता नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम लिख दो और आगे हमारे चैनल का नाम लिख दो आरजे किशन एजुकेशन, तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। आसानी से आप पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी आपको पता है जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें प्रत्येक टॉपिक दो दो बार करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले बैच के लिए जो करवा रखा है चीज़ तो वही है। तो काफ़ी सारे टॉपिक जो नहीं करवाए गए थे मैंने अब करवा दिए सारे। तो आप कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि हमें ये पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और आपको जितना लेवल है उतना आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। सभी को जय हिंद। जो भी विद्यार्थी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की शुरुआत करें। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। चलिए आगे बढ़े सेशन की तरफ। आज मैंने बात करें तो पूरे बात करें जीके के 10 क्वेश्चन और साइंस के भी कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 10 + 10 यानी 20 क्वेश्चन लिए और आपके इस क्लास से कवर होंगे कुल मिला के 50 क्वेश्चन। आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा तो आपका पता भी चल जाएगा कैसे होगे, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक ऑप्शन वाइज में डिस्कस भी करूंगा। बड़ी शानदार आज की क्लास होगी। चलिए दोस्तों, बिना देर की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हेले नामक एक धूमकेतु है, उसका परिक्रमण काल कितना है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा, हेली कह दो या हेली कह दो, कई जगह हेली भी लिखा सकता है लेकिन नाम सही हेले होता है, ठीक है। हेले नामक धूमकेतु, उसका परिक्रमण काल आप सबको पता होगा कितना होगा? 76 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बात भी बता रही, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ये कब देखा गया था अंतिम बार, यानी लास्ट में कब देखा गया था? 1985 में देखा गया था। कब? 1986, सॉरी दोस्तों, 1986 में देखा गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। इसका मतलब अब कब दिखाई देगा? इसका मतलब होगा कितना? 12 हासिल लगी 1 और 16 हासिल लगी 1, 2062 में दोबारा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हेली नामक धूमकेतु है वो पुनः कब दिखाई देगा आगे? तो 2062 में दोबारा दिखाई देगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। और अंतिम बार कब दिखाई गया था? वो 1986 में दिखाई गया था। जो क्वेश्चन मैंने बताया सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आप सबको पता होगा कुंभ का मेला होता है, वो 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। स्वर्णिम पैगोड का देश किसे कहा जाता है? मैंने कह रखा है कोई भी उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, भौगोलिक उपनाम से संबंधित, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आप सबको पता होगा म्यांमार को स्वर्णिम पैगोड का देश कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ बात बनती है कनाडा। कनाडा को आपको पता है लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। और आपको पता है मिस्र, मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। बहरीन को क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइएगा, काफी बार एग्जाम में आया चुका है क्वेश्चन, तो आप सबको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, 1 अप्रैल। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार आपको पता है डेट भी दे सकता है। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक, यानी अब बात करें, या नोट कर लेना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और जब स्थापना की गई थी उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक का, जो हम बात करें, क्या बात करें, उसका मुख्यालय था वो पहले क्या था? कोलकाता था। शुरुआत में क्या था? कोलकाता था। लेकिन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। वर्तमान में क्या है आपको पता होगा? मुख्यालय क्या है? मुंबई है। मुंबई आपको पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय क्या है आपको कहे तो आपको करना है मुंबई। और जब उसकी स्थापना की गई थी उस शुरुआत में क्या था आपको पता होना है कि कोलकाता था। ये आप नोट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन बनता है।
चलिए आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें, 4 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप सबको पता होगा, यदि यहाँ बात करें तो वो थे जगजीवन राम, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा, ये काट दीजिएगा थोड़ा सा। मौलाना अब्दुल कलाम थे, वो भारत के क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम थे। अब बात कर लेते एपीजे अब्दुल कलाम को, आपको पता होगा। अब बात करें तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, जॉन मथाई थे, वो क्या थे? भारत के प्रथम क्या थे? रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई थे। और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सबको पता है भारत के प्रथम क्या थे? आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें, 5 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम हम बात करें आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सबको पता होगा, राज्यपाल नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 35 वर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें, 6 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम सफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था दोस्तों? इसके नेतृत्व में आप सबको पता होगा 712 ईस्वी में हम बात करें तो अरब का मतलब सफल आक्रमण के तौर पर इसके नेतृत्व में किया गया था। यह अब क्वेश्चन बनता है, जब अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? वो भी आप याद रखिएगा, दाहिर का शासन था। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो वो था दाहिर का। अब बात कर लेते, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम या कई अरबों ने आक्रमण भारत पर किस उद्देश्य से किया था? तो आप नोट कर लीजिएगा, उद्देश्य उनका था धन दौलत लूटना, यानी भारत पहले आपको पता है सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि धन दौलत लूटे और भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करे। ये भी नोट कर लीजिएगा, भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार भी उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत ही शानदार, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल हिटलर, यानी नाजीवाद का हम बात करें, उदय की बात करें तो कहाँ? हिटलर। ये ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हिटलर बचपन में क्या था? चित्रकार था, ये भी आप नोट कर सकते हो। और ये नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? किसने से आ जाए, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी में, और हिटलर के नेतृत्व में। अब बात कर लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। नेल्सन मंडेला था जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति था, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार जो 19 जनवरी का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आया था, तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बड़ा ही शानदार होगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसका आगे मतलब शासन करने वाला, या कहीं उसका पुत्र कह सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, तो आपको पता होगा, बात करें बिंदुसार का उत्तराधिकारी यानी आगे शासन करने वाला कौन था? बिंदुसार के आगे वाला। तो आप बात करिए, आपको पता होगा, जल्दी से बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो अशोक बता रहे, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब आपको कहे बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था, तब आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि आपको पता है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, यानी हम बात करें उसका पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कहे बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, यानी बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था, इसका मतलब बिंदुसार के पिता का नाम कह रहा है, तब आपको करना है चंद्रगुप्त मौर्य। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना, बड़ी शानदार क्लास आपको लग रही होगी। क्लास दोस्तों अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहेगा, क्योंकि कल काफी सारे विद्यार्थियों के रिक्वायर आए थे कि सर आप बीच में नाम मत लिया करो, क्योंकि एक बार
कई कह रहे थे सर मेरा नाम नहीं लिया, इस कारण थोड़ी सी क्लास क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, और पहले भी आपको पता नाम नहीं लेता था, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, इससे कहते हैं सर हमारा नाम नहीं लिया। नाम लेने से हालांकि सही उत्तर दोगे तो आपका भी नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 9 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? अब कई विद्यार्थी बाद में क्लास देखते और कहते हैं सर नाम नहीं लिया, तो उनका नाम कैसे लिया जाएगा? लाइव आया करो रोजाना 11 बजे, तो हो सकता है कभी आपका नाम आ जाए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आर्यों की प्रमुख भाषा थी, जल्दी से बताएगा। तो आर्यों की प्रमुख भाषा आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं संस्कृत। आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? पेय पदार्थ आपको पता होगा सोमरस होगा। यदि कहे आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था, तो आपको सोमरस करना है, ठीक है। और जीवन भर आर्यों में जो अविवाहित महिला रहती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कब की थी? तो आप सबको पता होगा महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की बात करें 1918 में की थी। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब कह दे किसके कारण की थी, तो आप सबको पता होगा अहमदाबाद जो मेल मजदूरों के लिए की थी, उनके अत्याचार को मतलब दर्शाने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये बात करें भूख हड़ताल की थी 1918 में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए, बड़ी शानदार क्लास आपको लग रही होगी। निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, नोट कर लीजिएगा। असंतृप्त, दोनों तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं। असंतृप्त, तो आपको पता होगा संतृप्त का मतलब होता है एकल बंध हो। क्या हो? एकल बंध, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके बढ़िया क्वेश्चन बनता है। एकल बंध वाला कार्बन, यानी सभी जो कार्बन होते हैं जुड़े होते हैं उनमें एकल बंध हो तो वो कहलाता है संतृप्त कार्बन। और असंतृप्त कार्बन का मतलब वो एक से अधिक बंध, यानी या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये मान लो आप नोट कर लीजिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? असंतृप्त कहलाते हैं। जबकि एक बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? यानी आपको पता होगा बॉन्ड आप जानते होंगे बंद। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा एल्केन में क्या होता है? एकल बंध होता है। एल्केन में क्या होता है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्केन होता है, क्योंकि इसमें एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। और एल्कीन का मतलब होता है किन्हीं दो कार्बन के बीच में क्या हो? ड्यू बंध हो। और एल्काइन का मतलब होता है किन्हीं दो कार्बन के बीच कितना बंध हो? 3 बंद हो। इस तरह से आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ये जानते होगे। तो बड़े ही शानदार क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किए, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और यदि आपको कहता है असंतृप्त, तो असंतृप्त में आपको पता है एल्केन और एल्काइन दोनों आते हैं, क्योंकि आपको पता है एक से अधिक बंद वाले द्विबंध भी होगा और त्रिबंध भी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 12 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हीमोफीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने आज मैं कह रहा हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने थोड़ी सी आपको घुमा के इंक्लूड किए। हीमोफीलिया, क्या हीमोफीलिया रोग? अब बात कर लेते हैं हीमोफीलिया रोग होता क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नोट कर लीजिएगा। रक्त का थक्का किस में नहीं जमता है? थक्का नहीं जमना। इसका रोग का मतलब क्या होता है? इस रोग की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लक्षण बात करें तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जैसे चोट लग जाए तो रक्त बहता रहता है। तो अब बात कर लेते हैं, आपको पता है रक्त का थक्का नहीं जमना, और आपको पता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? विटामिन के होता है। इसका मतलब किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो विटामिन के की कमी से आपको पता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, और नहीं जमेगा तो आपको पता है क्या रोग होगा? हीमोफीलिया रोग होगा। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। कई बार हाइड्रोफोबिया अलग है, हीमोफीलिया अलग है। तो हाइड्रोफोबिया आपको पता है रेबीज को कहते हैं, जो कुत्ते के काटने से होता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया कह दो या रेबीज कह दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा और बता देता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन सी का क्या होता है? एस्कोर्बिकमल होता है। और विटामिन के का नाम ध्यान रखिएगा क्या होता है? फिनोक्विनोन होता है। ये मैंने सारे करवा रखे पहले से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा।
आरबीसी का जीवन काल होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हम बात करें तो 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ये भी नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत, या बात करें और बात नोट कर लीजिएगा, यकृत और पलिया में होती है। किसमें होती है? पलिया में होती है। जबकि आपको पता है डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हम बात करें जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। इसका मतलब इसकी हम बात करें मृत्यु कहाँ होती है, यानी ये मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में ही हो जाती है, तो ये नोट कर लीजिएगा। और आप सबको पता होगा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्य प्रोटीन आपको पता है लोहा पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से उत्कृष्ट धातु है। एक क्वेश्चन आपको पता है 19 जनवरी वाले एग्जाम में आया था, नोबेल धातु लिखकर। नोबेल धातु का मतलब क्या होता है? नोबेल धातु का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु आपको ध्यान रखना चाहिए। सोना होता है, मैं नाम ले देता हूँ आपके सामने। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया। ये 4 आपको धातु ध्यान रखनी है जो क्या उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी है? सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर का मतलब चांदी, और मरकरी। ये 4 धातु आप याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके कवर हो जाएगा। और उत्कृष्ट गैस की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, वो आपको पता ही है जो अंतिम वाली होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। रेडोन का उपयोग किस में किया जाता है? तो रेडोन का उपयोग आप सबको पता होगा, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। रेडोन का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? रेडोन का उपयोग किया जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। क्षमता पहले बात तो कर लेते हैं, क्षमता का मात्रक क्या होता है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्षमता का मात्रक क्या होता है? आप सबको पता होगा, डायोप्टर होता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है डायोप्टर बात करें किसका मात्रक होता है? क्षमता का मात्रक होता है, जो हम बात करें लेंसों की क्षमता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें उत्तल लेंस की क्षमता बात करें धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और अवतल की बात करें तो क्या होता है? अवतल की बात करें तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्वेश्चन जो भी बनता है आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 17 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके समतुल्य है? तो आप सबको पता होगा। एक बात बताना चाहूंगा मैं, यदि आपको पता है कोई भी पैमाने हो डिग्री सेल्सियस, उसको हम बात करें केल्विन में चेंज करना हो, यानी केल्विन में निकालना हो, तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ा जाता है आपको पता है? जल्दी से बताइएगा। 273 जोड़ा जाता है। कितना? 273। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको हम बात करें फ़ारेनहाइट में निकालना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, किसको? डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने हो डिग्री सेल्सियस को, तो वो कितना होता है आपको पता होगा। डिग्री सेल्सियस का कितना आप कहते हैं 9/5 प्लस कितना 32, इस तरह से निकाला जाता है। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा, पहले बात कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल इसके बराबर है किसके? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ रख के देखोगे, आपको पता है डिग्री सेल्सियस की जगह 100 रख दो, 100 गुणा 9/5 प्लस 32 करोगे, आपको पता है कितना आएगा? 212 फ़ारेनहाइट आएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही क्या होता है? 373 केल्विन होता है। बिल्कुल, क्योंकि 273 जोड़ना पड़ेगा केल्विन में चेंज करने के लिए। तो आपको पता है ये दोनों क्या है? ये तो ऊपर वाले के तीनों ये क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल ए व बी इसका दोनों राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे पारसेक। और बात करें, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपको करना है दूरी का मात्रक। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? 1 प्रकाश वर्ष के तुल्य होती है, लाइट ईयर। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वर्तीय गति में किया गया कार्य क्या होता है? कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, टेक्निकल वालों की बेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो वर्तीय गति में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्यों होता है मैं बताऊं एक बार, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू, जो टेक्निकल वाले ध्यान दीजिएगा, एफ डी कोस थीटा होता है। क्या होता है? एफ डी कोस थीटा होता है। आपको पता है कोस थीटा होता है।
ये आपको मालूम होना चाहिए। जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट है, और जीडी वाले सीधा ध्यान रखना शून्य होता है। क्यों होता है मैं बताना चाहूंगा। आपको पता है वर्तीय गति इस तरह होती है, वर्तीय गति इस तरह होती है। आपको पता होगा जो विस्थापन होता है वो आपको पता है इस तरह, वेग तो इस तरह आपको पता है इस तरह चल रहा है, और जबकि आपको पता है ये आप देखोगे तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। एफ डी कोस थीटा यानी 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, वर्ग 0 होता है। नोट कर लीजिएगा। आपको पता है क्योंकि जब बल और विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, आपको नोट कर लेना चाहिए। जब बल और विस्थापन क्या हो, जब बल और विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, तो किया गया कार्य शून्य होता है। आप सबको पता होगा। जैसे मैं बात करूं बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम होता है 0 डिग्री से 0 डिग्री पे, ठीक है। और बात करें बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये टेक्निकल वालों के बेस पे इंपॉर्टेंट है, बाकी जीडी वालों ध्यान मत देना। आप इतना ध्यान रखना वर्तीय गति में किया गया कार्य शून्य होता है। समझ में आया क्या। टेक्निकल वाले कोई विद्यार्थी है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। हो सकेगा तो मैं अब 1-2 क्वेश्चन टेक्निकल का भी इंक्लूड करता रहूंगा, क्योंकि आपको पता है वैसे भी आपको पता है मैं फिजिक्स और मैथ के कवर करवा देता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता टेक्निकल वालों के लिए। तो ये थोड़ा सा मेरी भी आपको समझ लेनी चाहिए थोड़ी समस्या, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्लास कभी 2 लेते हो कभी 1, क्योंकि टाइम पे वेस्ट करना पड़ता है इतना, क्योंकि कई मेरे भी कई बार काम हो जाता है। अब कई विद्यार्थी कहते हैं 10 क्वेश्चन क्यों करवाए, 20 क्यों करवाए, 50 करवाओ। तो कम से कम आप भी सोचो कि आप भी ऐसे मतलब खुद के भी कभी काम हो जाता है। तो आपको पता है कई बार क्लास एब्सेंट हो जाती है, तो फालतू के कमेंट मत किया करो। ये मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी है उनको पता है, ठीक है ना। कभी क्लास डायरेक्ट आपको क्लास, क्योंकि जिनको पढ़ना है उनके लिए तो मैंने यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल अपलोड कर रखा है। जिनको टाइम मिलता है पीछे वाला पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मेलानिन, मेलानिन के कारण आपको पता है चौथा त्वचा का रंग होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब दोस्तों मैं आपको लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। काफी सारे विद्यार्थी एक दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाए या कम क्वेश्चन करवा दूं तो कमेंट करने शुरू कर देते हैं कि ये क्या कराया, 10 सी क्यों कराए, ऐसे क्यों करवाए। तो पहले तो वो कान खोल के सुन लेना। जिनको टाइम मिलता है आपको, तो मेरे चैनल पे कम से कम 300 वीडियो अपलोड है। सारी वीडियो मुझे उम्मीद नहीं है कि आपने देख रखी है, नहीं देख रखी, किसी भी विद्यार्थी ने पूरे वीडियो नहीं देख रखे। और मैं दावे के साथ कहता हूं यदि वो 300 वीडियो आगे मैं कुछ भी न पढ़ाऊं ना, एक बार आप सोच के देखो, यदि आगे मुझे टाइम न मिले, बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी आगामी एग्जाम है और यदि वो 300 वीडियो कवर कर ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके 45 क्या 49 लगभग 48-49 क्वेश्चन वहां से नहीं उठे ना, तो मैं आपको पता है कितनी मैंने मेहनत करके कितने वीडियो डाल रखे। आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पीछे वाली वीडियो के आपने सारे देख रखे। कल एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था, मैंने उनका नाम नोट नहीं किया, क्या नाम था, जो भी था, उन्होंने कमेंट किया कि क्यों कि किसी को खराब कर रहे हो, कम क्वेश्चन क्यों करवा। तो ध्यान से सोच लेना, सारे वीडियो मैंने पहले बहुत अपलोड कर रखे, तो आप उनको पढ़ लेना। क्योंकि गुस्सा कई बार मुझे भी आ जाता है जब ऐसे ऐसे विद्यार्थी, उनको पता है ही नहीं कितना वीडियो अपलोड कर रखा है, फिर कमेंट क्यों करते हो। अब एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि मैथ की मतलब क्लास क्यों नहीं लगा रहे हो, आप मैथ के पूरा नहीं करो। तो पहले यूट्यूब पे देखो फिर करो कमेंट। सारे टॉपिक करवा रखिए, फिर भी यदि आप बढ़िया सी कहोगी सर दोबारा करवा दीजिए, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ये दायित्व नहीं कि आप हर किसी, शिक्षक होता है अपनी जगह होता है, विद्यार्थी भी अपनी जगह होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।